हरियाणा चुनावों को लेकर के सारी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं गठबंधन का दौर भी जारी है। लगातार एक पार्टी दूसरे से गठबंधन करती हुई भी नजर आ रही है और इस बार सबने सोचा है कि हरियाणा को किसी भी हाल में जीतना है, पर हरियाणा का ताज किस पार्टी के सिर सजेगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। पर सारी पार्टियां अपनी तरफ से मेहनत कर रही हैं। वहीं अगर बात की जाए इनेलो की, तो इनेलो ने भी बसपा के साथ गठबंधन किया है और लगातार गठबंधन में ही रैलियां हो रही हैं। तो किस तरह से उनकी चुनावी तैयारी चल रही है, बातचीत करेंगे हमारे साथ इनेलो से सीनियर नेता और पार्टी के प्रधान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ इसमें रहेगा, साथ ही साथ किस तरह से देखते हैं वो इस चुनावों को। अभय चौटाला हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। सर, लगातार रैलियां हो रही हैं, हरियाणा विधानसभा तैयारी में आप जुट गए हैं, लोकसभा के नतीजे सबके सामने आ गए हैं। अब हरियाणा की जो विधानसभा है उसको लेकर के तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमने संयुक्त बैठकें शुरू कर रखी और अब तक 2 बैठक हुई है। लोकसभा क्षेत्र से शुरू की है, 10 के 10 लोकसभा की करेंगे पहले बैठक। उसके बाद 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है। उसके लिए संयुक्त रूप से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता उस रैली की भी तैयारी करेंगे। साथ के साथ हमने जो एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, नो गारंटी हमने लोगों को दी है। गारंटी की बात भाजपा ने शुरू करी थी, भाजपा की गारंटी सारी फेल हुई। कांग्रेस ने भाजपा के देखा देखी गारंटी की बात करी। गारंटी तो सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में करी थी और जो गारंटी उस वक्त चौधरी देवीलाल ने दी, उनको उन्होंने सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में पहली कलम से पूरा किया था। आप तो उस वक्त खैर जनरल्स नहीं थी, ये बात है सन 1987 की। सन 1986 में समस्त हरियाणा सम्मेलन एक हुआ और जो सम्मेलन था वो लाखों लोगों की भीड़ थी। उसमें उस भीड़ में चौधरी देवीलाल ने ये कहा था, 87 में चुनाव होना था, तब उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी, अगर आपने मुझे मौका दिया तो सरकार बनने के बाद मैं किसान का 10,000 रुपये तक का कर्जा माफ़ करूँगा। अकेले किसान का नहीं, गरीब आदमी का भी, मजदूर का भी, छोटे दुकानदार का भी, जो परचून का काम करने वाला है उसका भी, और भी बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। ये हमने 10,000 के कर्जे माफ़ करेंगे। दूसरा वायदा था बुजुर्ग के लिए कि हम बुजुर्ग को 100 रुपया माहवार पेंशन देंगे। और तीसरा वायदा था, सबसे बड़ी दिक्कत आज भी हमारे सामने है, दहेज प्रथा। और गरीब आदमी को जब अपनी बेटी की शादी करनी होती है तो उसके सामने ये बड़ी दिक्कत आती थी कि वो उसकी शादी का पैसा कहाँ से लाएगा। तो 5100 रुपया कन्यादान के रूप में सरकार की तरफ से देने की बात चौधरी देवीलाल ने कही। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि यह सब संभव नहीं है, सरकारी खजाने से सारी चीज़ें दी जा सके। उन्होंने कहा कि भाई हम कोई भेड़ बकरी थोड़ी चराने जा रहे हैं, हम विधानसभा में जाएंगे, कानून बनाएंगे, कानून के तहत सारी चीज़ें देंगे। और चौधरी देवीलाल ने ये 3 गारंटी दी थी उस वक्त। जैसे मुख्यमंत्री बने, पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने इन तीनों चीज़ों के ऊपर अपनी कैबिनेट से पास करके कानून बना करके लोगों को देना शुरू कर दिया। उसके बाद मोदी जी की गारंटी आई। मोदी ने गारंटी की थी 2 करोड़ बच्चों को हर साल नौकरी देने की, एमएसपी का कानून बनाने की, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की। वो फेल हो गई। इसलिए अब की बार जहाँ तीसरी बार सरकार बनी तो बड़े ख्वाब दिखाए लोगों को कि 400 पार करेंगे। और ये तो शुक्र मनाओ कांग्रेस का, मोदी साहब, कि उन्होंने नीतीश कुमार को एनडीए से निकाल दिया। अगर एनडीए से नीतीश को ना निकाल दें तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं बनती। अगर हम एनडीए के पार्टनर होते तो भी 5 मेंबर बीजेपी के यहाँ नहीं जीतते।
तो कांग्रेस का ही धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ना हमें मेंबर बनने दिया ना नीतीश को रखा। आज उसी की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। उसके इलायदा फिर गारंटी दी कांग्रेस ने। कांग्रेस ने तो जो कोई बात कही आज तक उसको कभी पूरा किया नहीं। हमने अब दोबारा नो गारंटी करी है लोगों के सामने, जो एक पंपलेट के रूप में हमने तैयार किया है, जिसको अभी हमें हमारी मीटिंगों में सब साथियों को दे रहे हैं। ये हमने एक पंपलेट तैयार किया है जिसमें लिखा है साहब, जब तक की भागीदारी और दुलार, दिलाएंगे सबको बराबर का अधिकार। और फिर हमने लिखा है कि हरियाणा में खुशहाली लानी है, सुनहरे भविष्य के लिए इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनानी है। ये हमारी नो गारंटियाँ हैं, मैं आपको दे देता हूँ, ये आप रखो। और ये जो नो हमने वायदे किए हैं, जैसे ही लोग हमारी सरकार बनाएंगे, हम पहले दिन कैबिनेट की बैठक में इन नो के ऊपर स्टैंप करेंगे और नो की नो लागू कर देंगे। हम औरों की तरह नहीं कि सरकार बन गई, सरकार फेलियर की तरफ जा रही है, सरकार के 9.5 पौने 10 साल पूरे हो रहे हैं, अब लोगों को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं। ये काम होता है सरकार बनते ही, जो वायदे किए जाते हैं वो सरकार बनते पूरे किए जाते हैं। हम करेंगे इनको पूरा। नौ गारंटियों की बात तो आप कर रहे हैं, ये मैंने देखी भी हैं। इसमें एक अग्निवीर का मुद्दा गायब है। अग्निवीर तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जितने अग्निवीर आज तक हुए उन सबको सरकारी नौकरी में प्रायोरिटी देंगे, उन सबको जॉब देंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। हम अगर हमारा कोई मेंबर पार्लियामेंट होता तो जरूर इस इशू को लोकसभा में उठाता। हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे कि इस पे विचार करो। हरियाणा जो है देश की फौज में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इस देश की आज भी सीमाओं पे सबसे ज़्यादा बड़ी पहरेदारी अगर कोई करता है तो वो हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया का बच्चा जा कर के करता है, यूपी का। मरने वाले भी सबसे ज़्यादा, शहादत देने वाले भी हमारे ही हैं। अगर हमारे बच्चे नहीं जाएंगे फौज में तो फिर देश की सीमाएं जो है वो सुरक्षित नहीं बचेंगी। भाजपा जो है इसको भुनाने पे लगी है। उनका कहना है कि हमने 10% जो है आरक्षण कर दिया है इसमें, कि अगर कोई अग्निवीर होगा तो उनको सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण वो दे रहे हैं। बल्कि जो अग्निवीर का मुद्दा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उठा रही है, उनका ये कहना है कि हम पूरी तरह से बंद करेंगे। भाजपा ने तो ये भी कहा था कि हम 5% अंक देंगे जो बच्चा जिस घर का नौकरी नहीं लगा होगा। वो बात सिरे चढ़ी उनकी। फैसला कोर्ट ने रोक दिया। नहीं, तो ये फैसला भी कोर्ट रोक देगी इनका। ये कहना और कानून बनाना उसमें अंतर होता है। पहले कानून बनाओ, लोगों को विश्वास तब होगा जब आप कानून बना दोगे। हम ये कहते हैं, वो तो 10% की बात करते हैं। हम तो हमारी स्टेट का जो भी अग्निवीर होगा हम उसको हर हालत में उसकी जॉब की गारंटी देंगे। हाँ, हम उसको जॉब की गारंटी देंगे। एक इसमें आपने अलग से लिखा है कि हरियाणा राज्य की नई राजधानी बनाएंगे और हाई कोर्ट को अलग से रखेंगे। कौन सा आपके दिमाग में चल रहा है कि ये हो जाएगा, इस जगह को बनाया जा सकता है? अगर हमारा राज बना, लोगों ने हमारी गवर्नमेंट बनाई, तो हर हालत के अंदर सारी चीज़ों पे एक्सरसाइज करके अलग कैपिटल बनाएंगे। चंडीगढ़ का नहीं रखेंगे ना, नहीं रखेंगे चंडीगढ़ को। हम चंडीगढ़ में हमारी कैपिटल होते हुए भी चंडीगढ़ हमारा नहीं है। हम जो शाह आयोग की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक चंडीगढ़ हमें मिलना चाहिए था। तो फाइट नहीं करेंगे चंडीगढ़ के लिए? नहीं करेंगे, अलग कैपिटल बनाएंगे, लेकिन अपना हक चंडीगढ़ से छोड़ेंगे नहीं। जो हमारा हक है वो बरकरार रहेगा। कैपिटल अलग बनाएंगे, कैपिटल अलग बनाएंगे पर अधिकार नहीं छोड़ेंगे। उधर से पंजाब भी पूरा मौका ले रहा है। किसी भी कीमत के ऊपर हम जो हमारा हिस्सा है उसमें उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। एक गठबंधन के बारे में भी बताइए। गठबंधन जो है, कल को चंडीगढ़ हमें मिल भी जाता है तो भी हम अपनी कैपिटल चंडीगढ़ की बजाय नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों? इसलिए बनाएंगे कि चंडीगढ़ एक कोने में है। हरियाणा के हर व्यक्ति को चंडीगढ़ जाने में 4 से 6 घंटे लगते हैं।
फिर चंडीगढ़ में किसी की आदमी की ना यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, ना उसके लिए और कोई सुविधाएं हैं। हरियाणा के लोगों के लिए सेंट्रल में कहीं पे भी कैपिटल बने जिससे लोगों को ज़्यादा एडवांटेज हो, ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा अच्छे से उनको जा कर के अपने काम कराने में आसानी हो सके। गठबंधन के बारे में बात कर रही थी मैं। बसपा के साथ जो है एक बार फिर से गठबंधन हुआ है, किस तरह से देखते हैं इस गठबंधन को, कितना फायदा हरियाणा में हो सकता है? ये गठबंधन जो है मतलब कोई इस बात के लिए नहीं है कि हमने कोई सीट में किसको कितनी पे लड़ना है, क्या करना है। हमारा जो सोच है दोनों पार्टियों की, जिस तरह से ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों की अनदेखी हो रही है, 80% मतदाता गांव का है, लेकिन उसको पूरी बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, उसको एजुकेशन में दिक्कत है, उसको हेल्थ की दिक्कत है, उसके सामने अनेक समस्याएं हैं, ट्रांसपोर्ट की समस्या है उसके सामने। आज किसी भी गांव की बच्ची अगर किसी कॉलेज में पढ़ने शहर को आती है तो उसको आने और जाने में बहुत बड़ी कठिनाई है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने ये तय किया है कि हमें अपनी सरकार बनानी चाहिए, और हमारी अपनी जब सरकार होगी तो हम अपने बच्चों को ज़्यादा सुविधा दे सकेंगे। हम कोई शहर के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं शहरों में और ज़्यादा सुविधा मिले, लेकिन ग्रामीण अंचल की भी अनदेखी नहीं हो। ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल दो ही पार्टियां आप रहेंगे या फिर आगे जिस तरह से दरकार रहती है समय की, क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि इनेलो और बसपा के साथ एक पार्टी और गठबंधन कर सकती है। कुछ लोग आएंगे हमारे साथ जिन्होंने अपने राजनीतिक दल बना रखे, हमारी उनसे बातचीत चल रही है। जैसे हमारी बात सिरे चढ़ेगी हम आपको बता देंगे। भाजपा ने भी चुनावी आगाज कर दिया है, बिगुल बजा दिया है उन्होंने भी कुरुक्षेत्र से, और वहां से कई घोषणाएं की हैं, जैसे कि किसानों का कर्जा 133 करोड़ रुपए देकर के माफ कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण की भी बात करी, जैसे अग्निवीर स्कीम में मैंने आपको बताया, और भी कई चीजें जो हैं उन्होंने वहां से अनाउंस करी हैं। किस तरह से देखते हैं? बताओ, भाजपा के मुख्यमंत्री से मिलना और पूछना आप, या भाजपा के नेताओं से पूछना कि 133 करोड़ रुपया जो है कितना होता है। अगर 1 लाख रुपया किसान का एक का माफ करे तो 1333 लोगों का माफ होता है, और 1333 किसान जो है मेरे अकेले गांव में है, उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में है। जिस गांव की जनसंख्या 20,000 की होगी उसमें ही इतने किसान मिल जाएंगे। ये तो एक गांव के किसान का कर्जा भी माफ नहीं हुआ। हरियाणा तो बहुत बड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, कहते पूछो तो सही उनसे भी, क्या किसको लॉलीपॉप दे रहे हो, किसको तुम झूठ बोल रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो कि 133 करोड़ कर दिया। देश के किसान का कर्जा जो है अगर केंद्र की सरकार माफ करे तो कई लाख करोड़ रुपया देना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने 14 फसलों पर पहले एमएसपी देते थे, अब कहते हैं कि केंद्र की तर्ज पर हम 14 फसलों पर एमएसपी देंगे। 14 पे नहीं, 24 की कहा है उन्होंने। हाँ, पहले 14 पे देते थे, अब 24 पे देंगे। उनसे ये पूछो कर्जा तो माफ करे तुमने 133 करोड़, फसल आज तक सूरजमुखी की तुमने नहीं खरीदी, आज तक धान नहीं खरीदा, आज तक बाजरा नहीं खरीदा। इस मुख्यमंत्री से पूछो कि अब तक तो तेरे को ना तो लोग तुझे मुख्यमंत्री मानते, ना तू अपने आप को मुख्यमंत्री मानता, ना अधिकारी मानते, तो डमी है। उदाहरण सरसा आपके सामने है। सरसा में अधिकारियों को क्या किया था कि अधिकारी अगर किसी को परेशान करेगा तो मैं अधिकारियों को उससे भी बड़ी ज़्यादा परेशानी दे दूंगा। और सरसा में इन्हीं के पार्टी के लीडरों ने बखिया देड़ी अफसरों की कि अफसर जो है किस तरह से बेलगाम है, मुख्यमंत्री इनके खिलाफ कार्रवाई करे, करी कार्रवाई। मतलब सैनी साहब को कोई भी, अब उसने पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं करी है जो पुराने मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल खट्टर ने जो चीज़ें लागू करी थी, उसने कहा कि ये गलत है, इनको ठीक करना है।
तो फिर तुम्हारी सरकार के गलत निर्णय जो थे तुम आज ठीक कर रहे हो। जब वो गलत निर्णय ले रहा था तब उसको क्यों नहीं बताया जा करके तुमने? तू पार्टी प्रेसिडेंट था, तू पार्टी का एमपी रहा है, तू पार्टी में मिनिस्टर रहा है, एमएलए रहा है, तब क्यों नहीं विरोध किया? तब कहाँ गए थे? अब जब चुनाव आ गया तो केवल इसलिए कि लोगों के अंदर कहीं कोई छोटी मोटी जगह मिले। मैंने भी उनसे एक बात कही थी, मैं बोला तू 4 महीने का मुख्यमंत्री है। जैसे एक फिल्म आई थी, एक दिन का एक मुख्यमंत्री बना था। तेरे को 4 महीने मिले हैं तो 4 महीने में कोई ऐसे काम कर जिससे लोगों में ये चर्चा रहे कि वे नायब सिंह सैनी एक मुख्यमंत्री बना था जिसने 4 महीने में कुछ करके दिखाया। मैं बोला फैसले बदलने से कुछ नहीं होता, फैसले लागू करने से भी कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा नया काम करो जिसको लोग याद रखें। इससे ज़्यादा समय तो मिलना ही नहीं तेरे को। मैं बोला तेरा तो तू गिनती के दिन है। एक मुख्यमंत्री से आप जैसा पत्रकार जाकर के सवाल पूछता है कि मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो कहता है जी सा रहे। मुख्यमंत्री का काम जी लेना नहीं होता, मुख्यमंत्री का काम लोगों की सेवा करना होता है। सरकार लोग इसलिए नहीं बना करके देते कि आप उस सरकार को एंजॉय करो। सरकार का मतलब सेवा। जो जिस आदमी को ये ज्ञान ही नहीं है, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? भाजपा की बात तो हमने की है, कांग्रेस के बारे में भी बात करेंगे। हरियाणा में हिसाब मांगने निकली हुई है कांग्रेस, और साथ ही साथ उधर से कुमारी सैलजा जो हैं वो अलग से रैलियां कर रही हैं। किस तरह से देखते हैं? तो आप ये देख लो ना कि अनुशासन तो है ही नहीं। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होगा उसका अंत बहुत बुरा होता है। कांग्रेस अब तक अपना संगठन भी नहीं बना पाई और रैलियां कहाँ कर रहे हैं? ये तो धन्यवाद पे निकले हुए हैं और हाँ, धन्यवाद दौरे कर रहे हैं और धन्यवाद दौरों में नए नए टिकटार्थी बना रहे हैं। अभी देखना जब टिकटों का बंटवारा आएगा कांग्रेस का, कितनी भगदड़ मचेगी। बिल्कुल, टिकटों को लेकर के भी आवेदन मांगे गए हैं तकरीबन उनसे, और उनका क्राइटेरिया ये रहेगा कि आवेदन मांगे गए हैं पर हाईकमान तय करेगा कि टिकट किससे मिलनी है। सेम अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो आपका बंटवारा किस तरह से रहेगा? कुछ नाम सामने आएंगे? मुझे तो मेरी पार्टी में कौन कार्यकर्ता कितना काम करता है इस बात की जानकारी है। ये ठीक है, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मुझे पार्टी की तरफ से मौका दिया जाए चुनाव लड़ने का, लेकिन उसके लिए हम भी आवेदन मांगते हैं, लेकिन पैसे नहीं लेते किसी से। हम ये कहते हैं कि भाई हमारी कमेटी आ रही है, जिसने चुनाव लड़ना है, जो इच्छुक है वो अपना बायोडाटा दे दे। हम बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ तय करेंगे। कार्यकर्ता जिसका नाम तय करेगा उसको टिकट देंगे, बाकी सब एक दूसरे की मदद करो। हम कार्यकर्ताओं के माध्यम, हमारा कोई हाईकमांड थोपता नहीं किसी के ऊपर। हम तो कार्यकर्ताओं की राय लेते हैं और फिर उसको चुनाव में भेजते हैं। आम आदमी पार्टी भी लगातार इस बार सक्रिय नजर आ रही है हरियाणा में, और देखा गया है कि उनके जो चेहरे हैं, चाहे वो सुनीता केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या फिर भगवंत मान हो, वो भी आकर के गारंटियां दे रहे हैं। 5 गारंटियां उन्होंने भी हरियाणा को दी हैं। एक तो गारंटी देता था, 3 तो अंदर चले गए एक नहीं चले गए। गारंटी देने वाले थे या कुछ और करने वाले थे। भगवंत मान का भी नंबर लगने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं निकालेगा। आप देखते जाना, महीने 2 महीने में खेल होने वाला है इसका भी। संजय सिंह के ऊपर तो कोर्ट की तरफ से रोक लगाई हुई है कि आप इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते। हाँ, शर्तों के साथ। तो फिर जिन लोगों के ऊपर इस तरह की पाबंदियां हैं वो काय की गारंटी है? किस चीज़ की गारंटी है उनकी? गारंटियां उनकी आपके साथ मिलती जुलती हैं। फ्री बिजली, फ्री शिक्षा की बात वो भी करते हैं। फ्री शिक्षा कहाँ दी है उन्होंने? दिल्ली में शिक्षा की बात कर रहे थे, स्कूलों की बात करते थे, हम बिद पिट गई इनकी। 7 सीटें थी, कांग्रेस के साथ समझौता था, 1 भी नहीं जीत पाए। तो गारंटियां कहाँ रहेगी?
फ्री बिजली तो वो दिल्ली में भी दे रहे हैं, पंजाब में भी दे रहे हैं। ना, पंजाब में कोई फ्री नहीं है। पंजाब के अंदर भी उन्होंने कुछ यूनिट जो है वो फ्री करी है। ये सवाल ले लेते हैं, आखिरी मेरा रहेगा कि ब्लूप्रिंट आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि देखा गया है कि जैसे जैसे फ्री चीजें आई हैं, फ्रीबीज आई हैं, तो प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ता है। तो ऐसे में कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि किस तरह से अगर सरकार आती है तो लोगों को फ्री चीजें दी जाएंगी पर कर्जा नहीं बढ़ेगा? कर्जा तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इन्होंने अपने ऐशो आराम के ऊपर पैसा खर्च करके बढ़ाया है। एक एक मिनिस्टर ने अपनी कोठी की रेनोवेशन के ऊपर 10-10 करोड़ रुपया खर्च किया है। हम उन चीज़ों की इंक्वायरी कराएंगे। ये जो 10-10 साल का हिसाब मांग रहे हैं दूसरे से, हम इनका हिसाब करेंगे, मांगेंगे नहीं। हम हिसाब करने वालों में से हैं। लोग हमें मौका देंगे और आप देखना। तो ये थे हमारे साथ अभय चौटाला, जिनसे बातचीत की और अलग अलग मुद्दों पर इनसे बात हुई है। और साथ ही इन्होंने कहा है कि हम हिसाब मांगने वालों से नहीं हैं, हम हिसाब देने वालों में से नहीं हैं, हम हिसाब मांगने वालों में से हैं। और अगर सरकार आती है तो हम जाहिर तौर पर ये इंक्वायरी करवाई जाएगी कि कौन कहां पर कितना घोटाला करके गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए जगाधरी से हरसिमरत।